हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहित्य क्लासेस में। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास की मॉडल सेट का। हम लोग डिस्कशन करेंगे जो मैथमेटिक्स का होगा। और मॉडल सेट से आपको पता है कि कितने क्वेश्चंस मैच करते हैं, काफ़ी इसका पैटर्न सेम टू सेम आपके पास बोर्ड के साथ मैच करते हैं, तो इसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए पहले सीखते हैं कि ये पेपर में किस तरीके से बोर्ड में आपका पेपर में क्वेश्चंस आता है। तो ये हमारे पास मॉडल सेट 2025 का है, मैथमेटिक्स का है, जिसको आपको 4 खंड में मतलब 4 सेक्शन में इसको बांटा गया है, जिसमें से टोटल क्वेश्चंस 52 क्वेश्चंस होती है। सेक्शन ए मींस खंड ए में आपके पास 30 बहुकल्पीय प्रश्न हो गए, मींस एमसीक्यू टाइप का आपके पास कितना होगा, सेक्शन ए में 30 क्वेश्चंस हो गए। और फिर खंड बी मींस सेक्शन बी का बात करेंगे तो उसमें 31 से लेके 38 तक मतलब कि 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से एनी 6 मतलब कोई भी 6 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे जो 2 मार्क्स का होगा। और सेक्शन सी का अगर हम लोग बात करेंगे तो वो 39 से लेके 46 तक होगा, और ये भी आपके पास 8 क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें से आपका एनी 6 कोई भी 6 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं जो 3 मार्क्स का है। और सेक्शन डी का अगर मैं बात करें तो ये 47 से लेके 52 तक का होती है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें 5 मार्क्स का एनी 4 क्वेश्चंस को बनाना है। तो इस तरीके से ये पैटर्न होती है। ये अगर एक वीडियो में सारी की चीज बनाई जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम लोग इसको पार्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन ए का एमसीक्यू, फिर एक वीडियो में हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में हम लोग 3 मार्क्स का, और एक वीडियो में हम लोग 4 मार्क्स का। मींस जितना भी हम लोग सेट का डिस्कशन करेंगे वो ऑलवेज आपका 4 पार्ट में आपके पास होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा सेक्शन ए का हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो जिसमें एमसीक्यू लेवल का हम लोग का क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहां पे क्वेश्चंस हमारे पास दिया हुआ है, इस वाले में से क्वेश्चंस 1 में हमारे पास बोला गया है खंड ए, जिसे 1 into 30 मतलब कि 1 मार्क्स का आपका 30 क्वेश्चंस है। तो 1 वाले का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, सबका बारी बारी के साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चंस 1 का हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो बोला गया पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27 का के शून्यंक है। ठीक है, तो शून्यंक हम कैसे निकालते हैं, जब कभी भी पी ऑफ एक्स रहे इसको आप 0 कर दो। अगर 0 कर दिया दैट मीन्स हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0 आ गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 हो गया। और x को हटाते हैं तो एक्स स्क्वायर है तो इधर रूट लगाते हैं, तो इधर भी रूट लगेगा 27, और यहां पे आपके पास x हो जाएगा। इधर वाले को प्लस माइनस आपका बोल सकते हैं। 27 का आप कैसे करोगे, 27 को आप 3 का फैक्टराइज करोगे तो 3 9 आ गया, 3 और 3 आ गया, मीन्स आपका 3 इंटू 3 आ जाएगा। तो 2 पेयर में से एक बाहर निकलता है, दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 3√3 होता है। तो फाइनली हमारे पास इसका आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इधर अगर दोनों साइड रूट करते हैं तो एक तरफ एक्स लिखते हैं, और दूसरे साइड जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होता है मतलब 1 2 3 4 5 6 ये जो भी नंबर्स होगा उसके साथ प्लस माइनस लगाते हैं। तो जब कभी स्क्वायर का अगर हम लोग रूट करते में कन्वर्ट करते हैं तो वो ऑलवेज प्लस माइनस लगता है, तो इसका आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास आगे का क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पे कट करती है, जैसे एक हमारे पास ये कोई हमने ग्राफ हमने लिया है, ठीक है, और बोले x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे ये गया 1 2 और 3, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें शून्यंक कितने होंगे, तो शून्यंक जितने बार x अक्ष को कट करेगा, जितने बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतना हमारा शून्यंक की संख्या हो जाएगी। तो 1 बार कट गया, 2 बार कट गया, 3 बार कट किया, तो इसका कितना बार कट किया, 3 बार कट किया, तो इसका शून्यंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारे पास, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे एक यहां पे एक लाइन प्लॉट कर लिया, एक 1 बोल दिया
एक 2 बोल दिया सपोज और एक को 3 बोल दिया, तो अब इन सब के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसको अगर मैं 10 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो 2.1 हो जाएगा। इस तरीके से अगर जितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो, सपोज मैंने ये बात किया कि इस वाले में से 2 बाय हम लोग अगर बात करेंगे तो 2.1 हम लोग बात कर सकते हैं, इसको हम लोग 2.2 बात कर सकते हैं, इसको 2.3 बात कर सकते हैं। इस तरीके से हम जितना दूर तक जा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा इसमें से हम लोग इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया था, इस वाले को अगर मैं बीच में 10 पार्ट में डिवाइड किया, फिर इन दोनों में से एक सिंगल आएगा तो उसको कितना पार्ट में? 10 पार्ट में डिवाइड किया। सपोज मैं ऐसा एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं, तो ऐसा एक अनलिमिटेड होगा, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकती है? आपका अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है। और अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्या, मान लेता हूं क्रमिक सम संख्या मतलब एक को मैंने 2 मान लिया, एक को 4 मान लिया, या सपोज आपने 6 मान लिया और 8 मान लिया, या सपोज आपने मान लिया 12 मान लिया और 14 मान लिया। तो इन दोनों का अगर बोला जाए तो इसमें आपके पास क्या बोल सकते हैं? इसमें से आपका 2 बाहर निकलेगा, 1 और ये 2 हो जाएगा। इसमें से अगर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? इसमें हमारे पास 2 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। इसमें से करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। अगर महत्तम समावर्तक बात करते हैं, जो दोनों से निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको महत्तम समावर्तक हम लोग बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोल सकते हैं। तो जब दो क्रमिक सम संख्या मतलब कि 2 और 4 हो गया, 6 8 हो गया, 12 14 हो गया, मतलब लगातार वाला जो आ गया सम संख्या में, तो उसका हमारे पास क्या हो जाएगा? उसका हमेशा हमारे पास महत्तम समावर्तक कितना निकलेगा? हमारा 2 निकलेगा। कितना निकलेगा? हमारे पास 2 निकलेगा। ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दो चर है एक्स वाई के रेखीय समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है? तो आपके पास अगर 2 इक्वेशंस रहा था, उसके बाद हम लोग सॉल्व करके देखते हैं तो हमारे पास अलग अलग सिचुएशन उसके लिए बनता है। अभी सिंपल एक इक्वेशन दिया हुआ तो हम कितने हल बोल सकते हैं? एक बार x का वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 5 पुट करो, 6 पुट करो, 100 पुट करो, 1000 पुट करो, जितना भी पुट कर सकते हो। b का भी आप कितना पुट कर सकते हो? 1 2 0 5 -11 -30, कुछ भी आप पुट कर सकते हो, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? अनगिनत। इसका अनगिनत आपके पास ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है बी, क्वेश्चन नंबर 2 का है ए, क्वेश्चन नंबर 3 का है डी, क्वेश्चन नंबर 4 का है बी, और क्वेश्चन नंबर 5 का है सी आपका आंसर बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें हमारे पास ये रहा, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसे होती है? तो असंगत का अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे एक लाइन हो गया, उसी के समांतर में दूसरा लाइन हो गया। तो असंगत समीकरण का बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाती है? आपके पास समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? आपके पास समांतर हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोला गया x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल है। तो इसको हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम इसमें x का वैल्यू पुट करके जो वाला वैल्यू में सेटिस्फाई हो जाएगा उसको हम लोग उस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास हो जा रहा है, इसको क्वेश्चन नंबर 7 का अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x² - 3x + 2 = 0 हो जाता है। तो फाइनली हम यहां पे इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको इससे गुना किया जाता है तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये 2 1 आ जाता है। अब इन दोनों को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारे पास ये हो जाएगा, मतलब x² 2x - x + 2 = 0। मतलब इन दोनों को हम इस तरह से एडजस्ट किए कि -3 आ जाए, तो -2 और -1 क्या है? -3 हो जाएगा। इन दोनों को फैक्टराइज करते हैं तो x -2 हो गया, और माइनस कॉमन ले लिए -1, तो x - 2 हो गया 0। तो x - 1 और x - 2 हो जा रहा है फैक्टराइज करने से। अब x - 1 आपका 0 हो सकता है, मतलब कि इन दोनों का गुणनखंड 0 है, तो या तो ये 0 हो सकता है, या फिर x - 2 बराबर 0 हो सकता है। यहां से x = क्या आ गया? 1, और यहां पर x = क्या आ गया?
2 आ गया। तो फाइनली हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं, इस वाले में से या तो 1 आंसर होगा या तो 2 आंसर होगा। यहाँ पे 1 ऑप्शन में दिया नहीं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, तो ये आपके पास आपका सी नंबर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आपके पास होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया, दो लगातार विषम पूर्णांक का वर्गों का योग, मतलब इसका विषम पूर्णांक का वर्गों का योग निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बात देखो 15 17 विषय में जो 2 से भागने लगे उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो 15 का और इसका 15 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का बना रहे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 225 हो गया, और 17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 289 हो गया। देख सकते हो यहां आपके पास 290 नहीं आ रहा है, यानी 17 ये वाला पहला ऑप्शन वाला आपके पास नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बोला गया 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 81 हो जाता है, और 21 का करते हैं तो 121 हो जाता है। इसमें 2 हो गया, इसमें 0 हो गया, इसमें आपके पास 2 हो गया। अभी भी ये वाला भी आपके पास नहीं होता। जिसे 13 का करते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 169, और इसका 225 करेंगे। तो यहां पर भी अगर हम लोग करके देखते हैं तो ये देख सकते हो कि 9 6 14 लास्ट में 0 आना चाहिए। देखिए ये वाला भी पार्ट आपके पास नहीं है। अब ये डी वाला अगर पार्ट करते हैं तो 11 का होता है 121 हो गया, और 13 का 169 क्या होता है 169, 13 का होता है 169। ये देखो 0 हो गया, हाथ में रहेगा 1 हो गया, ये आपके पास 9 हो गया, ये 2 हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आपके पास होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ जा रही है, इसको डिलीट मार देते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का बात करा कि निम्नलिखित में से एपी मतलब समांतर श्रेणी में कौन है। तो समांतर श्रेणी में किसको बोलते हैं, जब सबके बीच का गैप सेम हो, जैसे इसके बीच का गैप, इसके बीच के सबका गैप अगर सेम रहे तो उसे क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी में हम लोग इसको काउंटिंग करते हैं। तो 2 हो गया, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 2 है, इसके बीच में 4 है, इसके बीच में 8 है, ये नहीं हो सकता, सबका सेम बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर बात करेंगे, अगर हम लोग डी का अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे डी का अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो डी में हमारे पास क्या हो जाएगा, डी का हमारा बात करते हैं तो ये 1 है, 3 का गैप, इसमें कितना होगा 5 का गैप, इसमें आपका गैप, यानी ये वाला भी नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आपका सी आपका आंसर होगा। अब हमारे पास बोला क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन बोला है 1 4 7, क्या बोला 1 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, ऐसा जाए तो 18वां पद निकाले। तो a 18 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस आपका 18 माइनस 1 इंटू डी बोलेंगे तो a प्लस 17d हम लोग बोलेंगे। a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 आ गया, 17 और डी का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो डी निकालने सार्वंतर निकालने का तरीका क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद 4 माइनस 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 17 के टेबल में अगर हम लोग ये पढ़ते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है 51 हमारे पास हो जाता है। कितना हो जाता है हमारे पास 51 हो जाता है। ये कितना हो गया 51 हो गया, और यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 52। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, सी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। इसका फॉर्मूला होता है कि क्या बात करें, दो त्रिभुज मान लो, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, इसका अगर एरिया बात करते, क्या बात करते, क्षेत्रफल का बात करते, क्या बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल का अगर बात करेंगे तो इसका होता है भुजा, भुजा ए बी मान लेते, एक भुजा ए बी है तो यहां पे क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा अगर हमारे पास बात कर सकते हैं बी सी, तो क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं सी ए, तो आर पी का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहां पे बोले क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है 16:4 दिया है। मान लेते हैं ये ए बी हमारे पास भुजा है, पी क्यू भुजा है, इसका स्क्वायर करते हैं, इस साइड भी रूट लगाते हैं, इधर भी रूट लगाते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी ये हमारे पास कितना है 9 है, तो 4 हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां पे ए बी बटा पी क्यू हमारे पास हो जाएगी। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब अगला हमारे पास क्वेश्चन जो है हमारे पास कुछ इस तरह से है, जिसमें हमारे पास बोला गया है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 6 और 8 है। विकर्ण दिया है 6 और 8 है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं। समांतर चतुर्भुज अगर हमारे पास बोला गया है तो समांतर चतुर्भुज हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास है, ठीक है। इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमारे पास दिया हुआ है, इसका विकर्ण मैं मान लेता हूं हमारा इस तरीके से यहां पे और यहां पे। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। एक बोला है 6 है और एक 8 है, मान लेते लंबी वाला 8 है, तो ये वाला अगर टोटल 8 है तो ये 4 और ये 4 हुआ, और इसके बाद हमारे पास ये 6 है, तो ये 6 है तो ये 3 और ये 3 हुआ, तो मतलब कि ये आपका 90 डिग्री, तो ये हमारे पास इस तरीके से बनाना। तो एक आपके पास कर्ण निकालना है, मतलब कि जो लंबा वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट हमारे पास निकालना है, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। कर्ण बराबर ये आधार का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया हमारे पास? 16 प्लस 9, तो कितना हो गया? 25 हो गया, जिसको हम लोग 5 बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो भुजा है ये कितना आ गया हमारे पास? 5 सेंटीमीटर, या ऑप्शन हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दो अक्षों की प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? मतलब कि एक हमने अक्ष हमने ये बोल दिया कि ये है, और दूसरा अक्ष हमने ये बोल दिया, ये दो अक्ष है। इन दोनों अक्ष जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इंग्लिश में इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन हम लोग इसको बोलेंगे, जिसको हम लोग ये ऑप्शन बी हम लोग बोलेंगे। अब हमारे पास बोला गया y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर बिंदु है। जैसे ये x अक्ष है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो y अक्ष से हमारे पास 5 इकाई बोला गया है। तो यहां से 1 2 3 4 5 इस वाला का बात करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो बात करेंगे इस वाले में हमारे पास x का वैल्यू 5 होगा, y का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारे पास बोला गया है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कॉसेक क्या होगा? तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है कॉसेक ए बराबर 1/साइन ए बोलेंगे। अब 1/साइन ए कितना है? 3/4 है, तो 4 ऊपर चल जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास बोला गया है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये बोला गया। अच्छा, सेक को 1/cos ए बोल सकते हैं, और tan को क्या बोलते हैं? साइन a/cos ए हम लोग बोल सकते हैं, और यहाँ 1 माइनस साइन ए हम इसको बोल सकते हैं। यहां पे अगर हम एलसीएम को अगर हम कॉमन ये cos को अगर हम हटा देते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए आ जाती है, और यहां पे क्या है? 1 माइनस साइन ए हो जा रही है। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पे cos ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को बोलते हैं cos स्क्वायर ए बोलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है? cos ए बोलेंगे। तो एक cos कटा तो क्या हो जाएगा? इसका cos ए हमारे पास रिजल्ट हमारे पास, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? cos ए हो जाएगा। तो फाइनली हमारा इसका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे का बात करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस और दिया हुआ है, बोला गया है यदि tan ए हमारे पास कितना बोला गया है? tan ए इक्वल टू √3, तो हमारे पास a का मान क्या होगा? तो इसको √3 मतलब tan 60 डिग्री होता है जी, tan 60 डिग्री होगा, मतलब tan और a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 60 डिग्री हमारे पास हो जाएगा। तो फाइनली ऑप्शन हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे पास ये इस तरीके से हम लोग बनाते हो जा रहा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 बोला यदि किसी सीधे खड़े खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हमने ऐसा लिया, एक कोई हमारे पास ये खंबा है, ये हमारा खंबा है, और उसकी
ये छाया है। तो अगर मैं मान लेता ये भी x है और ये भी x है, तो ये थीटा हमें निकालनी है। ये हमें क्या बोला गया, उन्नयन कोण हमें निकालनी, इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा के सामने वाला क्या होता है, p बाय h होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू x बटा x, कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का मतलब tan 45 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारे पास एक बोला गया है अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। हमेशा याद रखना अर्धवृत्त पे बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। चलो मैं थोड़ा सा एक वृत्त बना लेता हूं कि जैसे ये हमारे पास कोई एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास कोई ये हमारे पास व्यास है, अर्धवृत्त इतना वाला हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त पे मान लेते ऐसा ऐसा कोई कोण बनेगा तो हमेशा 90 डिग्री, ये ऐसा और ऐसा बनेगा तो ये भी 90 डिग्री, ऐसा ऐसा बनेगा तो ये भी 90 डिग्री। तो मतलब अर्धवृत्त पे बना कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ये हमेशा याद रखना। अब आगे वाला पोर्शन का हम लोग अगर डिस्कशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ हमारे पास इस तरह से है कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जा रहा है, यदि दो वृत्त के केंद्र के मध्य बिंदु जिसकी त्रिज्या के योग के तुल्य हो, ठीक है, तो उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। चलो अगर मैं बात करता हूं, ये हमारे पास एक ले लिया मैंने ये, ठीक है, दो वृत्त के केंद्र के मध्य में उसकी त्रिज्या का योग तुल्य हो, तो इसी का जैसा और एक हमने ले लिया और मैंने इसको यहां पे रख दिया। अब हमारे पास बोला गया है कि त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो अब अगर ऐसा हमारे पास बन गया तो मैं एक स्पर्श रेखा ऐसा खींच सकता हूं, इसमें इस तरीके से स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, मतलब कि स्पर्श रेखा एक ऐसा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा ऐसा खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा ऐसा खींच सकते हैं। तो कितना स्पर्श रेखा हो सकती है, स्पर्श रेखा हमारे पास 3 हो सकती है, ठीक है। अब आगे का हम लोग बात करते हैं जिसमें हमारे पास है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं, एक हमने ऐसा वृत्त हमने बना लिया और हमारे पास इसमें हमारे पास दो जीवा हमने बोल दिया। जैसे हमने यहाँ पे ये बात किया, ये आपका सेंटर है और सेंटर के बाद में हमारे पास ये एक जीवा और एक दो गो जीवा, मान लेते हैं ये जीवा है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर बराबर है, ये बोल रहा है कि ये दूरी बराबर है, तो ये जीवा क्या होगी। तो ये दो, अगर सेंटर से अगर हमारे पास दो समान दूरी पे अगर दो जीवा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दो गोले का आयतन का अनुपात, मान ले गोला का आयतन क्या है, V1 एक बोल देता है और एक V2 बोल देते हैं। गोले का बात करें, इसका आयतन दिया 8, 27 दे दिया, ठीक है। तो अगर गोले का आयतन का अनुपात उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसमें त्रिज्या निकाल लेते हैं। गोला बोला है तो 4/3 पाई r क्यूब बोल दिए हैं, इसको r1 4/3 पाई r स्क्वायर क्यूब बोल दिया, 8/27 बोल दिया। ये कट गया, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं r1/r2 का पावर 3 इज इक्वल टू, इस 8 को बोलते हैं 2/3 का पावर क्या बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। मीन्स हमारे पास r1/r2 इज इक्वल टू 2/3 बोल सकते हैं। अब हमारे पास आगे बोला इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल हमका अनुपात निकाल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मान ले कि एक को पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 बोल दिया, एक को दूसरे का S2 हमने बोल दिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल को S1 से मान ले रिप्रेजेंट करें, तो क्या होता है 4 पाई r1 का स्क्वायर और 4 पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कट गया, तो यहां बोल सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। दैट्स मीन r1/r2 कितना है, 2/3 है, इसका स्क्वायर मतलब कि 49। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर हमारे पास बोला गया 23 नंबर का, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई r स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या निकाले।
तो हमारे पास गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना बोला 144 पाई हमारे पास बोला गया है। तो इसका हमारा त्रिज्या निकालनी है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और यहां आर स्क्वायर बोला गया है, यहां पर 144 बाय 4, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आर इक्वल टू क्या होगा 6 हो जाएगा। तो फाइनली हम बोल सकते हैं इसका ऑप्शन हमारे पास क्या सही होगा, ए वाला ऑप्शन हमारे पास सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। क्या बोला गया है, एक सिक्का को उछालते हैं, एक सिक्का को अगर हम लोग उछाल देते हैं कि एक सिक्का को उछाल देते तो हेड आ गया और एक टेल आ गया। ठीक है, एक वो चित बोलेंगे एक पट बोलेंगे। तो अगर मैं किसी का भी बात करूंगा, एक हमारे पास जो बात किया गया यहां पे हमारे पास बोला गया है सिक्के को उछालने पे चित आने का प्रायिकता। ठीक है, एक चित एक पट। तो हमारे पास हेड या टेल जो बात करें, ये चित बात करें तो इसका आने का प्रायिकता क्या बोलते हैं, जिसका बात करते हैं प्रायिकता में वो लिख देंगे ऊपर में। जैसे प्रायिकता का फॉर्मूला होता है P ऑफ E इज इक्वल टू N ऑफ A बाय N ऑफ S। मतलब जिसका बात करे वो वाला पार्ट और ये कुल होता है। तो कुल हमारे पास कितना है 1 2 आ गया यहाँ पे, और किसका बात करे इसका बात करे तो इसका ये हो गया 1 हो गया। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए 1/2 होना चाहिए। तो फाइनली हमारे पास इस वाले का क्या हो जाएगा आंसर, हमारे पास बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। अगला बोला गया है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, मतलब ये होगा ही होगा, समझ गया। जैसे मैं बोला कि किसी निश्चित घटना 6, तो 6 आना ही आना है। तो 6 एक है और टोटल किसका बात करें एक ही बात करें, तो फाइनली क्या बोल सकते हैं इसका आंसर 1D होगा। ठीक है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है एक होते हैं, हमेशा याद रखना। फिर एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए जैसे एक पासा को उछालते तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6 यहां पे। तो हम लोग क्या बोलते हैं P ऑफ E प्रायिकता निकालते हैं तो क्या हो जाएगा कुल कितना है टोटल 6 है, और सम वाला बात करें 2 हो गया 4 हो गया और 6 हो गया, कितना है टोटल हमारे पास 3 है। तो 3/6 तो क्या हो जाएगा 1/2। तो फाइनली इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, इसका आंसर एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने का प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/2 होना चाहिए। देख सकते हैं यहां पे हमने इसको सॉल्व किया, हमने इसको इस वाले को 1/2 हमने सॉल्व करके हमें निकाला। अब आगे हमारे पास बोला गया है यदि x + 2 3x और 4x एक समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकाले। चलिए, तो हमारे पास यहां पे बोला गया है कि एक हमारे पास जो वैल्यू यहां पे दिया हुआ है वो वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक दिया x + 2 3x और 4x + 1 दिया हुआ है, x + 2 3x और 4x + 1 हमारे पास दिया है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर इस पे आप देख सकते हैं। तो इसको हम समांतर श्रेणी में किस पे है आपका AP में है। तो क्या होता है इस वाले को A1 बोलेंगे, इस वाले को A2, इस वाले को A3 बोलेंगे। तो इन दोनों का सार अंतर जिसको हम लोग D बोलते हैं तो क्या बोल सकते हैं A2 माइनस A1, और ऐसे भी बोल सकते हैं A3 माइनस A2। A2 हमारे पास कितना है 3x है, माइनस A1 कितना है x + 2 है, और A3 हमारे पास कितना है 4x + 1 है, और ये हमारे पास कितना है 3x है A2। इसको सॉल्व करते हैं 3x - x - 2, और इसको करते हैं 4x + 1 और -x बोलेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, -2 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये जब उधर चला जाएगा तो 2x - x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, और ये जब इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो फाइनली x = कितना हो जाना चाहिए 4 हो जाना चाहिए। इसका आंसर हमारे पास कितना होना चाहिए, हमारे पास इस वाले का आंसर हमारे पास कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। सॉरी 4 नहीं, ये आपका 2 गया तो यहाँ पे 2 है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए 3 हो जाना चाहिए। कितना होना चाहिए 3। तो फाइनली इसका आंसर क्या होना चाहिए, इस वाले का आंसर हमारे पास C होना चाहिए। फिर अगला 28 बोला गया यदि 6 8 9 x और 17 का माध्य हमारे पास 10 है तो x का मान निकालो। ठीक है, माध्य निकालने का तरीका क्या है, माध्य निकालने का तरीका हमारे पास जो था सिस्टम था, क्या करते हैं सबको जोड़ देते हैं और उतना नंबर से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास बोला गया है कि जैसे माध्य बराबर क्या हो गया, माध्य बराबर हमारे पास कितना है 6 है 8 है
9 है, फिर हमारे पास x है, प्लस हमारे पास 13 है, टोटल कितना हो गया 5 हो गया। यहां माध्य हमारे पास कितना दिया है 10 दिया है। अब इन सबको जोड़ देते हैं, इन सबको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो यहां पे हमारे पास कितना हो जाता है रिजल्ट, इसको इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो हमारे पास हो जाती है 22 30, ये 30 22 आ गया, 22 में 8 ऐड कर 30 हो गया, और 30 से कर दिए तो ये हमारे पास कितना हो गया 36 प्लस x बाय 5 हो जाता है। ये जब उधर चले जाओ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा 50 आ गया, और हमारे पास क्या हो गया 36 है प्लस x है। ये जब उधर चला जाता है तो 50 माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा 50 माइनस हमारे पास 36 है और यहाँ पे x है। इन दोनों को सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा 14x हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाना चाहिए, इसका आंसर हमारे पास सी वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए। फिर अगला बोलेगा 29 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक। बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा है, तो जितना बार रिपीट हो, जैसे 2 एक बार 2 बार 3 बार, यही सबसे ज्यादा है। बाकी आपके पास 4 एक बार है, 1 आपके पास 5, सबका आपका 1 या 2 बार करके हो सकता है, लेकिन यहां पे देखो 2 का वैल्यू कितना बार 3 बार है, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा बहुलक आपका ये हो जाएगा। फिर हमारे पास बोला गया है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 8 7 ये दिया हुआ, इसकी माध्यिका निकाले। तो माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस दिया रहे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि छोटे से बड़े के फॉर्मेट में लिखे। तो सबसे पहले छोटा कौन है 7 है, 7 के बाद कौन है 8 है, 8 लिख दिया। 8 के बाद क्या है 9 है, 9 लिख दिया। 9 के बाद क्या है 10 है, 10 लिख दिया। 10 के बाद 11 है, और 11 के बाद फिर कितना है 12 है, 12 लिख दिया। फिर क्या है 15 है। इन सब का हमें माध्यिका निकालनी है। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऐसा रहे तो क्या होते हैं, जो नंबर है उसमें 1 जोड़ दो और 2 से घटा दो, इतना टीएथ बोल सकते हैं माध्यिका बराबर। तो 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 बटा 2 कितना होगा 4 हो गया। तो 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। मतलब फाइनली हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर हमारे पास ए हो जाना चाहिए। तो फाइनली हमने 1 से लेके हमने 30 तक का हमने ये आपका एमसीक्यू हमने सॉल्व किया है। तो इसको इस वाले पार्ट को हमने खंड ए का हमने सॉल्यूशन किया। अगले वीडियो हम लोग खंड बी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे।